हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप की जो साइबर अटैक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं बट ओवरव्यू देंगे और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डिफरेंट साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो मैंने साइबर सिक्योरिटी पे प्रीवियस लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बताया था कि साइबर सिक्योरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन्हें आप CIA नाम से जानते हैं। ठीक है, दीज आर 3 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, CI and A। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, आपका जो साइबर सिक्योरिटी है इन्हीं 3 चीज़ों को अश्योर करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि ये तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्या क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, एंड जो आपके अटैक्स होते हैं वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा अटैक किस चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। फाइन, चलिए। सो थोड़ा सा एक बार और ओवरव्यू लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज एन ऑफेंसिव एक्शन दैट टारगेट्स कंप्यूटर नेटवर्क, personal or professional devices by using various methods to alter, steal or destroy data. This is cyber security is an offensive action। मतलब हमें इन चीज़ों से, ये जो इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है और इन चीज़ों से हमें आपका जो ये साइबर सिक्योरिटी है ये प्रोटेक्ट करता है बाय अश्योरिंग द 3 फीचर्स और 3 की पिलर्स CI and A। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास साइबर थ्रेट्स हैं। तो सबसे पहले मैलवेयर, फिशिंग, मैन इन मिडिल अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रैंसमवेयर, पासवर्ड अटैक, ट्रोजन हॉर्सेस एंड ड्राइव बाई डाउनलोड अटैक। तो इनके सिर्फ बेसिक्स के बारे में देखेंगे, नाम तो आपको पता ही चल गया कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो मैलवेयर से स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट, एंड आप जितने भी नाम जानते हैं जैसे वायरस हुआ, वॉर्म हुआ, ट्रोजन्स हुआ, जितने भी आप अलग अलग साइबर थ्रेट्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ये मैलवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो मैलवेयर होता क्या है, इसको अगर आप ब्रेक करके देखें तो मैलवेयर क्या है? इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है वो आपके मैलवेयर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को शॉर्ट में हमने क्या कहा? मैलवेयर। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज सॉफ्टवेयर दैट डिलिबरेटली डेवलप टू डिस्टरप्ट द कंप्यूटर, सर्वर एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जिन्हें नेगेटिव पर्पज से आप बनाते हैं वो सारे आपके मैलवेयर के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो और ऑब्वियसली आपका जो भी ये मैलवेयर या वायरस हुए, वॉर्म हुए, ये क्या होते हैं? प्रोग्राम्स ही तो होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। सो पर्पस इज टू ब्लॉक द एक्सेस टू की कंपोनेंट्स। ठीक है, हमेशा सारे के सारे नहीं होंगे। ठीक है, बट इनमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैलवेयर का। फाइन, so it could block the access to key components, install the harmful softwares, okay, and steal valuable information from your system and can damage the certain hardware components। ठीक है, तो ये आपके malware के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अटैक देखते हैं। फिशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत सुना भी होगा। फिशिंग क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग commonly used to steal user data such as credit card numbers and credentials for logging in। तो फिशिंग आपका ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप डायग्राम से देखिए, आपके ये जैसे इंटरनेट बैंकिंग या आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करने के लिए अटैक यूज़ किया जाता है। और ये कैसे होता है? जैसे आपके पास कोई मेल आया, ठीक है, आपके पास कोई मेल आया या कोई टेक्स्ट मैसेज आया और वो इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, लाइक समवन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इज सेंडिंग दैट मैसेज टू यू, और आपके पास कुछ इस तरीके से वो मैसेज फ्रेम होके आएगा कि आपको लगेगा कि मुझे इसे क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो जाती हैं, आपका जो डेटा होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, सो टेक fraudulent action to cheat users and steal the restricted and private information। ठीक है, फिशिंग के थ्रू आपका जो restricted and private information है ये शेयर के, मतलब ऐसे कुछ मान लीजिए आपके पास मेल आया, आपको लग रहा है कि वो आपके बैंक की तरफ से मेल आया है, वो आपके इंटरनेट बैंकिंग के ID, पासवर्ड्स या फिर आपके कार्ड नंबर या इस तरीके की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे और उसका यूज़ करके वो प्रॉफिट अर्न करते हैं किसी तरीके से या फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिशिंग।
नेक्स्ट, मैन इन मिडिल अटैक। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैन इन मिडिल, तो आपके पास दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं और अगर कोई थर्ड पर्सन है जो उनके मैसेजेस को चेंज कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, मैन इन मिडिल अटैक। तो इन मैन इन मिडिल अटैक द इन्वेडर और अटैकर कैन मॉडिफाई द चैट्स एंड डायलॉग्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर आप, ये जो अटैकर है, ठीक है, अटैकर क्या कर सकता है, आप मैसेज को रीड कर सकता है, ठीक है, जो मैसेज यहाँ चैनल पे ट्रैवल हो रहा है इस मैसेज को रीड कर सकता है और इसके साथ साथ ये इनके चैट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, अगर हम CIA के फॉर्म में देखें तो पहली चीज़ तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को आपके इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म कर रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके इंटीग्रिटी को भी हार्म कर रहा है। क्यों? इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जो मैसेज भेजा गया है सेम वही मैसेज रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो अटैकर है ये क्या कर रहा है, जो मैसेज यहाँ से ट्रैवल हो रहा है ये इस मैसेज को भी चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है और डेटा को एक्सेस कर ले रहा है, इसलिए आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, इसको आप ऐसा समझिए, कभी कभी जैसे कोई रिजल्ट आता है या कभी कभी आप कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या होता है सर्वर के पास जब उसके पास उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी से भी उसकी ताकत से ज़्यादा काम कराओगे तो वो ठप हो जाएगा ना। तो वही वाली सिचुएशन होती है, आपका सर्वर, आप कहते हैं कि सर्वर बैठ गया या सर्वर रुक गया है, सर्वर पे ज़्यादा लोड हो गया, इस तरह की हम बात करते हैं कब, जब आपके पास सर्वर के पास जितनी वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को जो है अटैकर क्रिएट करने की कोशिश करता है। कैसे क्रिएट करने की कोशिश करता है, जैसे हमारे पास ये एक सर्वर है, ठीक है, इस पे जो अटैकर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट IP से या डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस से, हमने मान लीजिए यहाँ से इतने ज़्यादा मेल या इतने ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे शेयर किए कि आपका ये जो सर्वर है ये सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इन दैट केस, जैसे ये तो अटैकर कर रहा है, अटैकर ने थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस को एक सर्वर पे भेज दिया या रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट IP से। ठीक है, तो इस केस में आपके पास सर्वर ओवरलोडेड हो जाएगा और अगर आपके पास कोई ऑथराइज पर्सन भी आता है, ठीक है, कोई ट्रू यूज़र भी आता है अगर सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस इन दिस अटैक द offender to attempt to make digital assets unavailable to its expected user in a denial of service attack. ठीक है, so it makes the digital assets inaccessible using different IP addresses. ठीक है, अब इसको ध्यान रखिए कि इससे आपका क्या चीज़, इस किस चीज़ को ये इम्पैक्ट, किस चीज़ पे इम्पैक्ट डालेगा, दैट इज़ योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, अवेलेबिलिटी। हम कहते हैं कि यूज़र ने अगर कोई डेटा को कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है किसी सर्वर पे, तो वो जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, आप वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आपका वो सर्वर जो है स्टॉप हो गया है या हैंग हो गया है, रुक जाता है कुछ देर के लिए, तो आप उस सब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी सिचुएशन को जो आपका अटैकर है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आपका सर्वर या जो भी आपका असेट है वो आपको रिस्पॉन्स ना कर पाए। ठीक है, और ये कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिफरेंट IP एड्रेसेस। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं SQL इंजेक्शन अटैक। ये आपका डेटाबेस अटैक होता है, डेटाबेस से जो अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं वो डेटा को एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो इन SQL इंजेक्शन अटैक द इंट्रूडर कैन एक्सेस द डेटा एंड कैन ईजली ऐड और मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें क्या आप SQL इंजेक्शन, इसका नाम क्या है, जैसे आपके पास ऐसे आता है ना, ऐसे लिख सकते हैं, यूज़र नेम, कभी भी लॉगिन करने चलते हैं ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। ठीक है, पासवर्ड एक्चुअली, तो यहाँ पे ऐसे आया। तो अगर आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम में या पासवर्ड में आप कुछ इस तरीके से SQL क्वेरी या SQL को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपको कई सारा डेटा, कस्टमर का पर्सनल डेटा या कस्टमर का इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो SQL कोड के थ्रू जो हम अटैक परफॉर्म करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, SQL इंजेक्शन अटैक। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा SQL की जानकारी होगी तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो यूज़ होता है, इसको ये अटैक परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड, इसीलिए इसको कहा जाता है SQL इंजेक्शन। ठीक है,
तो ये आपका क्या क्या तरह की किस तरह की डेटा को ये स्टील कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोर। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके ये हार्मफुल है। अब ऐसे कहें तो जितने भी आपके पास अटैक्स होते हैं वो सारे के सारे हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आप इसको देखो, इसको ऐसे समझो कि आपके पास कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो आपके HTML टैग्स को अलाउ करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप HTML टैग्स को भी इनपुट कर सकते हैं, और जो साइट्स इनपुट जो आपके HTML टैग्स हैं या स्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको प्रोसेस करती हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करके प्रोसेस्ड फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं, वहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे आया ना, आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना है। ठीक है, आपने उसमें नेम रखा, आप नेम, ID और योर फीडबैक ऐसा करके है, और ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये इनपुट फील्ड्स हैं। अगर किसी भी साइट की जो इनपुट फील्ड्स हैं वो HTML टैग्स को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई साइट है जो इसको एक्सेप्ट तो करे ही करे, इसके साथ इसको प्रोसेस भी कर रही है, तो उस साइट पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट साइट इज वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। in cross-site scripting, the intruder send malicious code to different user by embedding them into a trusted site, usually as a browser side script. ठीक है, एंड ये एक ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट है एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू पर्सनल डेटा। ठीक है, तो ये अटैक आप इतना समझिए कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में ये अटैक तभी पॉसिबल है अगर आपका कोई भी पेज जो इनपुट लेता है, कोई भी वेब ब्राउज़र पे जो पेजेस आते हैं, वेब पेज अगर इनपुट में स्क्रिप्ट फाइल्स को एक्सेप्ट कर सकता है या आपके जो HTML टैग्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है और ये डेटा को एक्सेस करने का ही काम करते हैं। ठीक है, किसी मतलब जिस साइट पे आपने ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म किया है उस साइट पे जो भी यूजर्स आएंगे उनके आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं या उनके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रैंसमवेयर अटैक। तो रैंसमवेयर अटैक इज अ काइंड ऑफ malware that restrict access to your devices or files and displays a pop-up message that demands payment for the restriction to be removed। ठीक है, तो ये रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, ये आपके सिस्टम में इस तरह से इंस्टॉल होते हैं कि आप अपने ही सिस्टम को अनलॉक तभी कर पाएंगे जब वो एक रैंसम अमाउंट कहते हैं कि आप इतना अमाउंट पे करिए तभी आपका सिस्टम अनलॉक स्टेट में जाएगा, अदरवाइज आपका जो सिस्टम है वो लॉक्ड स्टेट में रहेगा, आप कोई भी फाइल, कोई भी डेटा, कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके रैंसमवेयर अटैक होते हैं। सो इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द डिवाइसेस एंड कंटेन्स द मैलिशियस अटैचमेंट। ठीक है, सो एक बार ये आपके डिवाइसेज या फाइल सबको जो है लॉक कर देते हैं और आपको मैसेज ये शो करेंगे कि भाई इतना पेमेंट करिए, तब आप ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो ये हो गया आपका रैंसमवेयर। अब आते हैं पासवर्ड अटैक। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो अटैकर है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके यूज़र के पासवर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो मैं बताऊँ आपको कुछ फॉर्म्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो आप जिनका यूज़ करके आप पासवर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ अटैक्स हैं, जैसे आप फिशिंग की बात कर ले, जैसे हमने बताया था ना कि हम वहाँ से यूज़र डेटा को या उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, इस तरह के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो पासवर्ड अटैक के अंदर आप फिशिंग को रख सकते हैं। ठीक है, फिशिंग हुआ। आपके पास मैन इन मिडिल अटैक है। ठीक है, मैन इन मिडिल अटैक। ठीक है, एंड ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। ये सारे वो मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके जो अटैकर है वो पासवर्ड्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक अटैक होता है डिक्शनरी अटैक। ओके, डिक्शनरी अटैक एंड क्रेडेंशियल स्टफिंग एंड लास्ट वन इज की लॉगर्स।
ठीक है। तो ये सारे मेथड्स का यूज़ करके जो अटैकर्स होते हैं वो पासवर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और पासवर्ड अटैक का ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट किसी भी तरीके से हम यूज़र के पासवर्ड को एक्सेस कर सकें, ठीक है। और पासवर्ड्स आर द मेन गेटवे टू एंटर इनटू योर पर्सनल अकाउंट सिक्योरली। द पासवर्ड्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू आवर लाइफ इंसिडेंट्स, people and places that can easily sniff and gain access to our unencrypted passwords. Okay, so पासवर्ड मिल जाएगा तो कोई भी पर्सन हमारे पर्सनल अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। तो ट्रोजन्स आपका ये एक टाइप का मेलवेयर है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये आप एक तरह का मेलवेयर है जो जब जैसे आपके पास कुछ फाइल आप एक्सेस करते हैं, कोई भी आप पीडीएफ सर्च कर रहे थे, आपको पीडीएफ मिली, आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे थे, ये अपने साथ पीडीएफ फाइल के साथ एक हिडन सॉफ्टवेयर आया डाउनलोड होके जो आपके सिस्टम में आके अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा बिना आपकी परमिशन के। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद फिर जिस पर्पस से इसको बनाया गया होगा, ट्रोजन मतलब जो भी अटैकर है या जिसने भी इस मैलिशियस कोड को लिखा है, ट्रोजन हॉर्स इज अ मेलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो जिसने भी इसको बनाया होगा, ठीक है, जिस पर्पस से बनाया होगा, एक बार ये सिस्टम में आने के बाद उस पर्पस को फुलफिल करता रहता है, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन स्टीलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या आपके सिस्टम की सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस कर सकता है ना। तो it is a type of malware that typically gets hidden as an attachment in an email or a free to download file, then transfers onto the user's device, and once downloaded the malicious code will execute the task that attacker designed it for. Okay, चलिए, तो it is considered among the most dangerous type of all malwares as they are often designed to steal financial information. Fine. And it influence a victim to install it. They are especially designed to steal financial information. आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी किस पर्पस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेगा, कोई कोड डिज़ाइन करेगा ताकि कुछ फ़ायदा हो, कुछ मनी की अर्निंग हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोजन्स को आप इसीलिए डिज़ाइन करते होंगे अटैकर्स ताकि वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सकें या एक्सेस कर सकें, ठीक है। सो हमारा जो लास्ट थ्रेट है दैट इज़ ड्राइव बाई डाउनलोड अटैक। तो इसको तो आप ये जो इमेज आपके सामने आ रही है आप इसी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सो ड्राइव बाई डाउनलोड अटैक इज़ कॉमनली यूज्ड मेथड टू स्प्रेड malicious script or code on users system. These script will be automatically installed in the system or might redirect to a website that is controlled by the attacker. And ये आपके इसके दो important features हैं, these are automatically installed और spread the malicious scripts, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी कि ड्राइव बाय डाउनलोड के दो मतलब हैं, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डाउनलोड है जिसे ऑथराइज्ड पर्सन ने ही किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने ही डेटा को डाउनलोड किया, पर उसे ये नहीं पता था कि इस चीज़ को डाउनलोड करने के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि एनी डाउनलोड दैट हैपन्स विदाउट अ पर्सनस नॉलेज, ऑफन अ कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, मैलवेयर और क्राइमवेयर, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन की जानकारी के बगैर ही अपने आप सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, तो वो आपका ड्राइव बाय डाउनलोड होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने दूसरा बता ही दिया कि ऑथराइज पर्सन ने इंस्टॉल किया पर उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था कि इसको इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, ठीक है। और पर्पस आप जान ही रहे हैं कि अभी तक जितने भी अटैक्स हैं, मैक्सिमम अटैक्स आपके पर्सनल डेटा, फिनेंशियल डेटा, आपके आईडी, पासवर्ड, जहाँ से किसी भी हैकर को फ़ायदा होगा वही चीज़ वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये हैकर ने कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि आप किसी पेज पे जाए, जैसे आपके पास एक ये पेज पे ऐड आ रहा है, आपने देखा ऐड, अच्छा ये तो बढ़िया है, लाओ इस पर क्लिक करते हैं, आपने क्लिक किया, पता चला ऐड किसी और चीज़ का था, किसी बुक का था या अमेज़ॉन का था। जब आपने क्लिक किया तो आप कहीं और पहुंच गए और एक कोई नया पेज खुल गया, बस वहाँ से आपका कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्राइव बाय डाउनलोड। इसी तरह से आपके पास और सारे डाउनलोड्स भी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। मेरे ख्याल से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।